नमस्कार दोस्तों, एमके हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मासूम मोहब्बत। दोस्तों, ये इस कहानी का तीसरा भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। समायरा विनायक को ऑफिस जाने की जिद करती है, क्योंकि पूरी मीडिया विनायक का ऑफिस में इंतजार करते हैं। विनायक सूट बूट में पूरे कंपनी बॉस की तरह रेडी होकर ऑफिस में आया, और जैसे वो एंटर किया एकदम से शोर हल्ला शुरू हो गया। अफरा तफरी सी मच गई। वहाँ जितने भी मीडिया के रिपोर्टर्स थे, सबने विनायक को घेर लिया और सारे कैमरा लाइट फ्लैश उसकी तरफ घूम गए। सबकी अटेंशन अब सिर्फ विनायक पर थी, और ये देखकर विनायक के बॉडीगार्ड्स ने उसे प्रोटेक्ट करते हुए दरवाजे से स्टेज तक का उसके लिए रास्ता सा बना दिया। विनायक जिस दरवाजे से अंदर आया था, ठीक उसी के सामने एक स्टेज लगा था, और उस स्टेज के ठीक सामने सारे रिपोर्टर्स के लिए कुर्सियां। उसे माइक के सामने खड़े होकर सारे मीडिया वालों के सवालों के जवाब देने थे। जैसे वो स्टेज तक आया, उसने पारस से समायरा के बारे में पूछा तो पारस आ ही रही होगी। विनायक उसकी तरफ स्माइल करते हुए स्टेज पर चढ़ गया। सेक्रेटरी शाह, इनकी मुस्कुराहट से डर लग रहा है, कहीं ये कुछ गड़बड़ ना कर दे। पारस, आप क्यों इतनी चिंता करते हैं? सब ठीक होगा। लगता तो है। सेक्रेटरी शाह, कुछ कहा? पारस, नहीं। विनायक माइक के सामने खड़ा हुआ और अपने शब्दों से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। विनायक, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सॉरी, मैं थोड़ा अपने शेड्यूल की वजह से बिजी था, इसीलिए ये मीटिंग डिले हो रही थी, पर आखिरकार हम एक साथ हैं और मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए रेडी हूँ। तो निकालिए अपने सवालों के बाद और चला दीजिए मुझ पर। और ये सब सुनकर सारे मीडिया और रिपोर्टर्स के बीच एक हंसी की लहर छूट जाती है। विनायक हंसी रोकते हुए, नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। पहला सवाल, हमने सुना आपका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, उसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट में आपके पुराने प्रोडक्ट से एक्स्ट्रा अमाउंट लगाया है। क्या आपको नहीं लगता है कि आप इससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? विनायक, हाँ, पर मुझे लगता है, पर रिस्क का दूसरा नाम ही बिजनेस है, और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। दूसरा सवाल, आपने इस प्रोडक्ट को चुनने में ऑलमोस्ट 12 अंडर कंपनी के प्रोडक्ट को फाइनल किया, पर आपने सबको मना करके इसे चूज किया, क्यों? विनायक, हाँ, क्यों? में भी मुझे आपकी परमिशन लेनी चाहिए थी। और हंसने लग जाता है। सेक्रेटरी किम एक विश्वास से भरी सांस भरते हैं कि विनायक सब सही से संभाल रहा है। तीसरा सवाल, सर, आप इस प्लान पर आप काफ़ी कॉन्फिडेंट है, तो आपके आगे के क्या प्लान है? बस विनायक इस क्वेश्चन पर थोड़ा गंभीर हो जाता है, और उसके खुद के वर्ड जो उसने डॉक्टर को बोले थे, वही सेम शब्द उसके कानों में घुस जाते हैं। क्या सच में मैं 9 मंथ में मरने वाला हूँ? विनायक नकली सी स्माइल के साथ, मैं मरने वाला हूँ, जिसे सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और खुसुर फुसुर शुरू हो जाती है। वही विनायक सेकंड रोक कर, मैं अभी जो चल रहा है उस पर फोकस करता हूँ। अगर अभी बैठकर भविष्य की सोचने लगे तो अपने वर्तमान कैसे जिएंगे? सारे मीडिया वालों को ये सब मजाक लगता है। पारस और सेक्रेटरी शाह, उन्हें थोड़ी अटेंशन होने लगती है कि उसका माइंड चेंज ना हो जाए और वो जो कुछ गलत ना बोल दे। वही ये बात उस मेन डोर के सामने खड़ी समायरा भी सुन लेती है, और विनायक भी उसे देख लेता है। दोनों की नज़रें एक दूसरे को काट रही थी। चौथा सवाल, मिस्टर विनायक, आप अपनी डेटिंग रूमर्स की वजह से भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं। क्या आप अभी भी किसी को डेट कर रहे हैं, या सिंगल है, या आप किसी को पसंद करते हैं और अप्रोच कर रहे हैं? विनायक, हाँ, कोशिश तो कर रहा हूँ, पर वो है कि मान ही नहीं रही। समायरा बिना हिले उसकी बातें सुनती रहती है। ये सुनकर वहाँ एक बार फिर बातें शुरू हो जाती हैं। सब एकदम से शांत बैठे। रिपोर्टर्स और मेंबर्स के बीच मक्खियों की तरह भिन भिनाने की आवाज़ें तेज़ी से आने लगती हैं। पांचवा सवाल, क्या आप सच कह रहे हैं? आप उनका नाम ले सकते हैं कि वो कौन है? विनायक, नाम क्या लेना, मैं दिखाई देता हूँ, वो रही। विनायक की तरफ सब देखने लगते हैं। विनायक अपना हाथ उठाकर उसकी तरफ पॉइंट करता है, और सारी मीडिया और उनके कैमरा की अटेंशन समायरा पर आ जाती हैं। ये सब देख पारस और सेक्रेटरी शाह का दिमाग खराब हो जाता है कि विनायक आखिर कर क्या रहा है। उसे तो बस बिजनेस के बारे में बात करनी थी, और वो पता नहीं
क्या क्या बकवास किए जा रहा है। विनायक उसके तरफ जोर से चिल्लाया, समायरा समायरा आई लव यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या अब भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी। सारे मीडिया वाले शॉक थे कि विनायक कभी इस लड़की को आई लव यू बोला और स्माइल कर रहे विनायक को रिकॉर्ड कर रहे थे। वहीं समायरा उसी पोजीशन में खड़ी सीरियस फेस के साथ उसे घूरे जा रही थी। समायरा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विनायक ऐसा क्यों बोल रहा है। सारे समायरा के जवाब का वेट कर रहे थे। वहाँ मौजूद हर इंसान को जानना था कि समायरा क्या बोलेगी। पहला सवाल समायरा से, आप क्या जवाब देंगी? क्या आप मिस्टर विनायक का प्रपोजल एक्सेप्ट करती है? समायरा तेज नज़रों से देखते हुए, नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। वैसे मेरा क्रश तो पहले से ही किसी और पर है और मिस्टर विनायक वो बहुत अकड़ू और जिद्दी इंसान है। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। उनकी बड़ी आंखें डरा देती हैं और मुझे नहीं लगता है कि मिस्टर विनायक जैसा इंसान किसी को प्यार भी कर सकता है। वो अपने एम्प्लॉय से इतना काम कराते हैं कि पूछो ही मत। छुट्टी तो कभी देते नहीं है। उनका हर एम्प्लॉय ओवर टाइम करता है। मैं ये तक कहूँगी उन जैसा पत्थर दिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, तो इसलिए मुझे उनसे नफरत है। समायरा सबके सामने विनायक को रिएक्ट करके चली जाती है और उसे अपने फैसले पर गर्व हो रहा था, पर वहीं विनायक उससे ये एक्सपेक्ट नहीं था या उसे पता ही नहीं था, पर यह उसकी आखिरी कोशिश थी उसे मनाने की। और उसने डिसाइड किया था कि अगर समायरा इस बार नहीं मानी तो वो अब उसके पास कभी नहीं आएगा। समायरा ने विनायक के प्रपोजल को सबके सामने रिजेक्ट करके जा चुकी थी और वो भी वहाँ से अपने कैबिन में चला जाता है। उस दिन मीडिया वालों की तो मौज आ गई थी। ऐसी न्यूज़ तो कहीं किसी रियलिटी शो पर भी नहीं मिलती है जो यहाँ उन्हें विनायक की कंपनी में मिल रही है। उन्हें तो लगा कि ये मीटिंग सबसे बकवास और बोरिंग होगी, पर यहाँ जो हो रहा था वो तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो रहा था। विनायक के जाते ही पारस स्टेज पर आके माइक में हर मीडिया वाले के लिए अनाउंसमेंट करते हुए, मीटिंग ख़त्म, जितने सवाल थे वो हुए, तो अब आप जा सकते हैं। गार्ड सबको इज्जत के साथ बाहर ले जाओ। थैंक्स फॉर कमिंग, बाय। विनायक शांत था, उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, पर कुछ ठीक भी नहीं लग रहा था। आखिर वो क्या फील कर रहा है, उसे अब क्या करना चाहिए? विनायक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ना वो समायर को डांट सकता है और ना उसे सच बता सकता है कि वो करे तो आखिर क्या करे। विनायक पारस को बुलाता है और उसके आते ही, समायरा को मेरे कैबिन में लेकर आओ। पारस, क्या अभी तक उसको भूले नहीं हो तुमने देखा नहीं सबके सामने उसने तुम्हें कितनी बुरी तरह रिजेक्ट किया है। विनायक, वही तो, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? मुझे जानना है पारस, क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं करती है, वो तुमसे नफरत करती है, सिर्फ नफरत। विनायक, आखिर क्यों? और अगर यही बात है तो मैं आखिरी बार उससे अलविदा कहना चाहता हूँ। पारस, इरिटेटिंग, तुम बेफिजूल में। चलो ठीक है। पारस उसके कैबिन से निकला और विनायक का सर दर्द करने लग जाता है कि वो एक बार फिर से सर पकड़कर बैठ गया और बिना डर सहे उसने अपने टेबल के ड्रॉर में रह के एक सीक्रेट खाने में से पेन किलर्स निकालकर अपने मुंह में रख ली और पानी से निगलकर वो चाहता तो अपने दर्द को सह सकता था, पर अब जब वो दोनों अलग हो ही रहे थे तो आखिर बार भी वो उससे मिलते टाइम उसे नॉर्मल ही लगना चाहता था। समायरा के सामने वो कमज़ोर नहीं लगना चाहता था। थोड़ी देर बाद समायरा और विनायक उसी कैबिन में एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने बैठे हुए थे। उस रूम में एक गंभीर सी खामोशी फैली हुई थी और विनायक उस खामोशी में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उससे कहता है, विनायक सीरियस फेस के साथ, मुझे तुमसे कुछ नहीं जानना है। समायरा कंफ्यूज थी, पर वो अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है और सीरियस फेस के साथ बैठी रहती है। मैं समझ चुका हूँ, या ये मैं पहले से ही जानता था कि तुम कितनी लालची हो। मेरी ही आंखें बंद थी। हर बात में पैसे मांगना, हर चीज़ में लोगों को जरिया बनाकर उनका फ़ायदा उठाना, सिर्फ और सिर्फ पैसे ऐंठना, ये सब तुम में मैं समझ चुका हूँ। तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ता, नहीं कि सामने वाला क्या महसूस करता है, तुम्हें बस अपने से ही है। मैं समझ गया। ये कहते विनायक की आंखें नम सी हो गई।
वो मेरी जितनी कोशिश थी मैं कर चुका हूँ और मैं जान गया कि मैं कितना भी तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा लूँ पर तुम नहीं मानने वाली हो, इसीलिए मैं फ्री करता हूँ तुम्हें खुद से। आज के बाद हम दोनों कुछ नहीं, आज से हम दोनों अनजान लोग हैं जिन्होंने पहले कभी एक दूसरे को नहीं देखा है। और वो कॉन्ट्रैक्ट वो भी पूरा हुआ। तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जितना अमाउंट है कल तक तुम्हारे अकाउंट में सेंड हो जाएगा, और ना हो तो पारस को बता देना, खुद तकलीफ मत लेना। तो बस फिर बाय, फिर कभी नहीं मिलेंगे। तुम तो वैसे भी जा रही हो तो गुड बाय। समायरा वहीं बैठे उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखती रह जाती है। अब निकलो यहाँ से या धक्के मार के निकालो, विनायक डेविल फेस से तो निकलो या फिर तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर निकाल दूँ, और आज के बाद यहाँ पर दिखाई भी मत देना। समायरा उसके कई शब्दों से हैरान कम हट जाती थी, पर इमोशनल ना होकर वो सीरियस और ब्लैंक फेस के साथ खड़ी होती है। समायरा, ठीक है, तुमने अब तक जितनी हेल्प करी उसके लिए थैंक यू सो मच, और पैसे अगर मेरे अकाउंट में नहीं आते हैं तो मैं कॉल करूँगी, साथ में कोशिश करूँगी कि हम कभी ना मिलें। बाय। विनायक उसकी बातें सुनते हुए अपनी नज़रें उससे हटाकर कंप्यूटर में जमा लेता है, और वो भी चुपचाप उसके कैबिन के दरवाजे से होते हुए बाहर आ जाती है। उसके जाते ही विनायक अपने फ़ोन को उठाता है और सीधे कॉल लगा देता है। शाम के 5 बजे थे। समायरा अभी भी विनायक और उसके बीच हुई बातों से खफा थी और गुस्से में अपने कपड़ों और सामान को पैक करके श्वेता के घर को छोड़कर कहीं दूर जा रही थी। अब उसके लिए यहाँ रोकने का कोई रीज़न ही नहीं था, और अब उन पैसों के साथ उसे अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करनी थी। श्वेता, तुम्हें एक और बार सोच लेना चाहिए। समायरा अकड़ी सी आवाज़ में, जितना सब होना था वो हो गया। नील के अच्छे फ्यूचर के लिए मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। अब ऐसे खड़ी मत रहो, सामान रखने में हेल्प करो मेरी। वहीं कुछ पलों बाद ही समायरा का फ़ोन भुरभुराया। उसने झट से फ़ोन को उठा लिया। उसे लगा शायद विनायक उसे रोकने के लिए उसने फ़ोन किया है। उसने बिना देखे ही फ़ोन को पिक करके हेलो बोला, तो फ़ोन के दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर वो शॉक्ड हो गई और उसने फ़ोन रखा ही था कि जल्दबाजी में जूते पहनते हुए घर से बाहर जाने लगी। श्वेता, अरे इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? 8:30 बजे तुम्हारी ट्रेन है, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दबाजी में? समायरा, काम है बस, तुम ये सब पैक कर देना, मैंने रख तो सब लिया है, बस तुम देख लेना, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। कहते कहते वो फटाफट से निकल गई। शाम से अब अंधेरा छा चुका था। विनायक अपने घर के हॉल में एक बार उसी इंसान से बात कर रहा था। फ़ोन कट करके उसने अपनी जेब में डाल ही रहा था कि फ़ोन फिसलकर ज़मीन पर गिर गया। विनायक ने थकी सी एक सांस ली और फ़ोन उठाने के लिए झुका। विनायक, क्या यार? फ़ोन उसके हाथ से टच हुआ पर उसके हाथ में आया ही नहीं। अरे कि उसने एक बार और कोशिश की पर उससे वो फ़ोन उठा ही नहीं। विनायक हैरानी से अपने हाथ देखता है कि ये उसके साथ हो क्या रहा है, उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। उसके एक आखिर कोशिश की और फ़ोन को उठाया, और इस बार फ़ोन नॉर्मली से उसके हाथ में आ गया, जो अब और भी अजीब था क्योंकि ऐसे पहले क्यों नहीं हुआ। तब उसे डॉक्टर की बात याद आई जो डॉक्टर ने उससे कही थी, अभी तो हेडेक शुरू हुआ है, आगे जाके तुम्हारा विज़न, फोकस करने की शक्ति, शॉर्ट टाइम के लिए हाथ पैरों के काम न करना और मेमोरी लॉस, पर जैसे जैसे दिन निकलेंगे ये सब लॉन्ग टाइम में बदल जाएगा और एक टाइम के बाद परमानेंट याददाश्त चली जाएगी। तुम अपने ही करीबी लोगों को भी पहचान नहीं पाओगे। विनायक अपनी सोच से बाहर आकर सीधे अपने रूम में चला गया। उसने एक अपनी डायरी और पेन उठाया। विनायक लिखते हुए, मेरा नाम विनायक आहूजा, मेरी माँ का नाम शालिनी आहूजा, मेरे पापा का नाम उससे तो मैं बहुत टाइम लगेगा, कुछ ऐसा जो मेरी चीज़ जल्दी से रिकॉर्ड कर ले। हाँ, ये ठीक है। विनायक अपना वीडियो कैमरा निकाल कर उसे ऑन करके टेबल पर रख देता है और उसके सामने बिल्कुल सीधा होकर बैठ जाता है और खुद को रिकॉर्ड करने लगता है। विनायक, हाँ ठीक है। विनायक, तो मेरा नाम विनायक आहूजा, मेरी मम्मी का नाम शालिनी आहूजा और मेरे पापा का नाम राजेश आहूजा। मेरे पापा से तो काफ़ी सही रिश्ता है पर मेरी माँ से मेरी बहस होती रहती है।
पर इसमें मेरी माँ की कोई गलती नहीं है, इसमें भी गलती मेरी ही है। मैं ज़्यादा खास अच्छा बेटा नहीं हूँ या दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान हूँ जो अपनी खुद की माँ से ढंग से अपने कंधे गिराते हुए, क्या बकवास है, खुद को कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए मैं अपनी बेइज्जती कर रहा हूँ। शाम के 8 बज चुके थे। श्वेता टैक्सी और सामान के साथ समायरा का वेट कर रही थी, पर उसका तो अता पता ही नहीं था। श्वेता ने अपनी हाथ की घड़ी देखी और तभी उसे समायरा आती दिखती है और वो उसे आवाज़ लगाती है, श्वेता, समायरा, जल्दी आओ, पता है टैक्सी कितनी देर से यहाँ खड़ी हुई है, जो भी है जल्दी बैठो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन ना मिस हो जाए। समायरा कहीं खोई हुई सी थी और श्वेता की कई बातें उसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। श्वेता, समायरा, अरे कहाँ खोई हुई है, जल्दी कर बैठ, क्या हो रहा है, तुझे मेरी बात सुनाई भी दे रही है नहीं? समायरा कन्फ्यूज होकर हाँ हाँ ठीक है और टैक्सी में बैठ जाती है। और जैसे टैक्सी चलने लगी समायरा इन फ्लैशबैक, समायरा पुरानी यादों में चली जाती है। आज जब शाम को उसे फ़ोन आया और वो घर से जल्दबाजी में निकल गई, तब उसने रास्ते में टैक्सी ली और ड्राइवर को आहूजा हाउस का एड्रेस बताया। कुछ ही पलों बाद टैक्सी आहूजा हाउस के सामने रुकी और समायरा तेजी से घर के अंदर घुस गई। हाफते उसने सांस भरी, तभी उसे विनायक की माँ उसके सामने खामोशी खड़ी देखी। विनायक की माँ डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी, समायरा भी उनके सामने बैठी हुई थी। समायरा से चाय के 2 घूंट लिए, पर विनायक की माँ उन्होंने मुश्किल से 1 घूंट लिया, पर वो भी ढंग से अंदर गया नहीं। ये देख समायरा ही बोली, समायरा, क्या आप ठीक है? बस यही सवाल उन्हें चुभ गया। जब आपके अंदर दुख और दर्द का पहाड़ हो और तब से सवाल कोई पूछ ले तो जवाब में आंसू ही आ जाते हैं। एक वाक्य उस पहाड़ को ऐसी चोटी मारता है कि आंख से आंसू किसी पहाड़ से मिट्टी के जैसे लुढ़क जाते हैं। समायरा, अरे आप रो क्यों रही हैं? मुझे बताइए प्लीज़, आप रोइए मत, आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। वो उसके करीब आ जाती है और उन्हें चुप कराने लगती है। विनायक की माँ ने समायरा का हाथ थाम लिया और वो वहीं उस पल में ठहर गई। तब उन्हें उसे वो सच बताया जो शायद उन्हें काफ़ी दिनों से पता था, और वो उस सच को अपने अंदर अब और नहीं दबा कर नहीं बैठ सकती थी। समायरा, क्या विनायक मरने वाला है? आप ये क्या बोल रही है? विनायक की माँ, ये सच है समायरा। समायरा, नहीं नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? वो इतना यंग होकर कैसे? आप कैसे बोल सकती हैं ऐसा? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। विनायक की माँ, क्या मैं उसकी माँ होकर उसके बारे में ऐसे झूठ बोल सकती हूँ? उसे हर वीक में ब्रेन हेडेक होता है, उसका विज़न खराब हो रहा है, उसे जब अटैक पड़ता है वो खुद को शावर के नीचे अपनी आवाज़ को कवर कर लेता है कि कोई उसकी आवाज़ ना सुन ले। मेरा बेटा हर बार पता नहीं कितना दर्द झेलता होगा, कितनी तकलीफ़ होती होगी उसे, और पता नहीं कब से वो ये सब सहता आ रहा है। इसीलिए समायरा, मैं तुम्हारी मदद मांगती हूँ कि प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लो, प्लीज़ उसे हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए मना लो। बैक टू इन प्रेजेंट। समायरा एकदम से चिल्लाई, टैक्सी रोको। अरे मैंने कहा टैक्सी रोको। समायरा एकदम से तेज आवाज़ में बोली। टैक्सी वाले ने तुरंत टैक्सी रोक दी। उसकी इतनी तेज चीख सुनकर टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी रोकी और वो कुछ बोला, पता कि समायरा, ये सारा सामान जिस घर से लाए थे उधर ही पहुंचा दो, और अपने एक बैग में से वही 10 करोड़ वाले चेक वाले लिफाफे को लेकर वो टैक्सी से उतरकर भागना शुरू कर देती है। टैक्सी ड्राइवर उसे देखता रह जाता है। अगले ही पल समायरा नलिनी के घर में उसके सामने बैठी हुई थी। वो उसी रूम में उसी सोफे पर बैठी थी जैसे पहले उसे पैसे मिले थे। वो दोनों वहीं सोफे पर बैठे थे और ऐसे ही सामने वाले टेबल पर चाय के कप उन दोनों के सामने रखे हुए थे। सब बिल्कुल सेम था, पर एक चीज़ आकाश वहीं था और उन दोनों की बातें सुनने के लिए वहीं खड़ा था, और ये बात दोनों में किसी को पता नहीं थी। समायरा, ऐसे अचानक रात को आपके घर आने के लिए सॉरी, पर बात ही कुछ ऐसी थी कि आना पड़ा। ये बोलकर समायरा उस चेक वाले लिफाफे को उनकी तरफ सरका देती है। अब ये क्या है समायरा? ये वही लिफाफा है जो आपने मुझे दिया था, और अब मैं इसको आपको वापस कर रही हूँ। आप मुझ पर विश्वास करें या ना करें।
पर मैं इन पैसों के बिना भी अपना मुंह बंद रखूंगी, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी नलिनी। और तुम्हें लगता है मैं मान लूंगी? समायरा, आप माने या ना माने, मैंने जो बोला है मैं वही करने वाली हूँ। ना मुझे किसी का सच जानना है, ना मैं किसी को सच बताना चाहती हूँ। मैं अगर जल्दी मर भी गई तो भी मैं अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालूंगी। समायरा उठकर जाने लगती है। नलिनी, देख लो, भगवान न करे कहीं कुछ बुरा। समायरा हल्की नकली सी स्माइल करती है। भगवान, मुझे लगता था भगवान अच्छे लोगों का साथ देते हैं तो वो मेरा भी देंगे। मैं भी सच्ची ईमानदार गरीब बेसहारा थी तो वो मेरी भी हेल्प करेंगे और जो गलत है उसको सजा देंगे। फिर मुझे बाद में समझ आ गया कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान ने तो कब की आंखें बंद कर ली हैं, तो अब उन पर विश्वास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और वो उठकर सीधे उस रूम से बाहर निकलकर घर से बाहर चली जाती है। नलिनी उसकी बातों से आग बबूला हो जाती है और गुस्से में चाय के कप को ज़मीन पर मारकर तोड़ देती है। नलिनी, इस 2 कौड़ी की औकात वाली लड़की मुझे मना करके, इसको तो मैं देखती हूँ। अब जब ये लड़की जिंदा रहेगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मुझे सिखा रही है, अगर मैंने इसको इसकी माँ के पास नहीं पहुँचा दिया कि तभी आकाश उस रूम का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आ जाता है। आकाश ने नलिनी की और समायरा की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन इन दोनों को कुछ भी पता नहीं था। आकाश, बस मॉम, बहुत हो गया, एक बेगुनाह बेसहारा लड़की के साथ और क्या क्या करेंगी और कितना सताएंगी। एक बार देखिए खुद को, लालच और बदले की भावना ने आपको क्या बना दिया है। नलिनी, तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो और मैं ये सब इस परिवार को जोड़े रखने के लिए कर रही हूँ, तुम्हारे पापा के लिए कर रही हूँ। आकाश, आपको समझ भी आ रहा है आप जो कर रही हैं उसे क्राइम कहते हैं। आप एक क्राइम कर रहे हैं मॉम, आप जुर्म कर रही हैं। अपने अच्छे के लिए दूसरों का बुरा करना, क्या यही सिखाया था मुझे आपने? नहीं, बल्कि आपने एक अच्छी माँ होने के नाते आपने मुझे जो बुरे हैं उनके साथ अच्छा होना सिखाया। तो आप ये कैसे भूल गई मॉम? नलिनी को महसूस होता है अपने बेटे के मुंह से खुद के लिए ऐसे शब्द सुनकर उन्हें सच में अफसोस होता है कि वो क्या कर रही थी, और एक धोखे से सोफे पर बैठ जाती हैं। तुरंत ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। अगले दिन समायरा विनायक के घर गई, लेकिन विनायक वहाँ नहीं था, तो वो बिना देरी किए उसके ऑफिस पहुँच गई। वो अंदर आ ही रही थी कि उस बिल्डिंग के गार्ड उसे रोक लेते हैं। गार्ड, सॉरी मैम, बट आपका अंदर आना अलाउड नहीं है। समायरा, क्या? मैं यहाँ कितनी बार आई हूँ, तो अब क्यों? गार्ड, विनायक सर ने आपको अंदर आने से रोकने को कहा है और उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप नहीं जा सकती हैं। समायरा ज़बरदस्ती अंदर घुसते हुए, मैं तो जाऊंगी। समायरा अंदर जाने लगती है और गार्ड हाथ फैलाकर उसे रोकने लगते हैं। अरे, ऐसा कैसे नहीं आ सकती, जाने दो मुझे, नहीं तो विनायक से बोलकर ही नौकरी से निकलवा दूंगी। गार्ड, अगर आप ज़बरदस्ती करेंगी तो हमें भी आपको उठाकर बाहर फेंकने में ऑर्डर है। समायरा अपना पूरा जोर लगाते हुए, तुम लोग कुछ भी करो, मैं अंदर जाकर ही रहूँगी। कि तभी विनायक अपनी ऑफिस टीम के साथ चले हुए बिजनेस रिलेटेड बात कर रहा था और अपनी कैबिन की तरफ ही जा रहा था कि समायरा उसकी तरफ चिल्लाती है। विनायक चिल्ला कर बोलती है। उन दोनों ने समायरा को दोनों साइड से उसका एक एक हाथ पकड़ा हुआ था और विनायक को सामने देखकर उनकी पकड़ थोड़ी ढीली सी हो गई कि समायरा उसे दे इनोसेंट सा फेस बनाकर। समायरा, विनायक देखो, ये मुझे तुमसे मिलने ही नहीं दे रहे हैं, बोलो ना इन लोगों को। विनायक अपने उन्हीं सीरियस से उसे देखता है और मुंह मोड़कर एक बार फिर से अपनी टीम के साथ चलते हुए कैबिन की तरफ जाने लगता है। समायरा बड़बड़ाते हुए, अरे ये तो मुझे इग्नोर कर रहा है। विनायक, प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुनो। गार्ड, प्लीज़ मैम, आपका बहुत हो रहा है। विनायक, एक बार प्लीज़। विनायक, एक बार मेरी बात तो सुन लो। विनायक अपने कदमों चले जा रहा था, पर उसे उसकी एक एक आवाज़ सुनाई दे रही थी कि समायरा ने कितनी बार उसका नाम बोला, कितनी बार प्लीज़ और कितना रिक्वेस्ट किया, पर एक लाइन जो विनायक को रुकने पर मजबूर कर देती है वो थी, समायरा लंबी सांसें लेते हुए, मुझे कहना था कि आई लव यू सो मच। प्लीज़ एक बार मैं बात तो सुन लो प्लीज़। ये सुनकर उसकी आंखें थोड़ी
थोड़ी बड़ी हो गई और उसने उसकी तरफ घूम कर देखा, पर एक नज़र उसे देखकर उसका मन फिर बदल गया। विनायक ब्लैंक फेस के साथ, बाहर निकालो उसको यहाँ से, तुमने इसे अंदर घुसने कैसे दिया? और एक बार फिर अपने कैबिन की तरफ जाने लगा। समायरा उसके जवाब से शॉक्ड हो जाती है और शांत सी पड़ गई। वो गार्ड उसे उसके दोनों हाथों की तरफ से पकड़े बाहर ले जाते हैं। बॉडीगार्ड, अब तो चलिए, बहुत हो गया ड्रामा। समायरा अभी कोशिश करते हुए, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, मैम मुझे बात करनी है, रोको प्लीज़, प्लीज़ रुक जाओ। विनायक अपने कैबिन के डोर के हैंडल तक पहुंच गया था कि समायरा अपने आप को उन बॉडीगार्ड से छुड़ाते हुए उसके पास भाग कर आती है और सीधे उसके गले लग जाती है। समायरा प्लीज़ मेरी बात का विश्वास करो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज़ मेरी बात को मानो, तुम जो बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। विनायक प्लीज़ प्लीज़। समायरा विनायक के सीने पर सर रख के उसे गले लगाई ये बातें बड़बड़ा रही थी, पर विनायक वो सीधा खड़ा था। उसने ना समायरा को गले लगा रखा था और ना उसे कुछ फील हुआ। वो अभी भी ब्लैंक फेस में हाथ नीचे किए सीधा खड़ा हुआ था कि तभी उसके हाथ उठे, जिसमें उसके दायां हाथ उसकी पीठ पर गया, जिसने उसे हल्का सा छुआ, और वहीं उसका बायां हाथ था उसके सर पर, जो समायरा को सहलाते हुए शांत होने को कह रहा था। समायरा को उसका स्पर्श महसूस हुआ और हल्का सा अपने चेहरा उसे दूर करके उसे देखती है, लेकिन विनायक उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था और उसका फेस अभी भी सीरियस और ब्लैंक था। और वो उसी के साथ समायरा से बोला, विनायक चली जाओ यहाँ से, मैंने कहा चली जाओ। समायरा उसकी आंखों में देखती है और वापस कभी मत। समायरा भूल चुकी थी कि ये सब कुछ विनायक ऑफिस के हॉल में हो रहा था। सारे एम्प्लॉयज उन दोनों को ही देख रहे हैं और उनके लिए तो ये ड्रामा या मूवी चल रही थी। और पारस भी भूल चुका था कि उसे सबको रोकना चाहिए, लेकिन उस माहौल में वो भी औरों की तरह उन दोनों की फिल्म देखने में खोया हुआ था। विनायक, मैंने कहा चली जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? समायरा उसकी आंखों में देखती है और वापस कभी मत। विनायक का फेस उसके फेस के बिल्कुल सामने था और उसने जिस भाव से कहा कि चली जाओ, तब उसे विनायक की आंखों में बिल्कुल गुस्सा या चिढ़ नहीं दिखी, बल्कि दिख तो ये रहा था कि वो कैसे अपनी तकलीफ और मुश्किलों को छिपा रहा है। वो खुद को उससे दूर करके कैसे सबसे दूर होना चाहता है। और ये सुनकर समायरा के दिमाग में कुछ नहीं आया, बस वो उसकी आंखें देखती है और वो थोड़ी सी उसकी तरफ करके ऊपर उठी और उसी पल उसने सबके सामने विनायक को किस कर लिया। जो लोग उन्हें देख भी नहीं रहे थे वो भी उन लोगों को देखने लगे। उन दोनों को किस करता देख उनकी भी आंखें और मुंह शौक से फट गया। जिस पल समायरा उससे अलग हुई, विनायक अभी तक उस मोमेंट में खोया हुआ था और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो उसके जवाब का इंतजार करने लगी कि अब तो विनायक को उससे बात करनी चाहिए, उसे पूछना चाहिए, पर उल्टा वो उससे बिना कुछ बोले सीधा अपने कैबिन में चला गया। अंदर आकर उसने एक गहरी सी सांस लेकर पहले अपनी टाई ढीली की और वो अपनी कुर्सी पर गिर गया। विनायक का दिमाग काम करना बंद हो गया था और वो अपनी कुर्सी पर थका सा बैठा, बस सोच रहा था कि अभी जो हुआ वो सच में हुआ या ये सपना है। क्या समायरा ने? तभी उसे समायरा के होठों का स्पर्श महसूस हुआ और उसने अपने होठों पर जीभ फिराई और उसके अंदर एक झुरझुरी सी छा गई। एक करंट सा दौड़ गया। तभी अचानक पारस धड़ाम से दरवाजे को खोलते हुए उसके कैबिन में आ जाता है और विनायक इतनी तेज आवाज से बौखला जाता है, अपने विचारों से बाहर आ जाता है। पारस गुस्से से, उस लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई? उसमें शर्म, लिहाज, इज्जत जैसा कुछ है कि नहीं? इतने सारे लोग, ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज, सबके सामने वो तुम्हें किस कैसे कर सकती है? मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, ये इतना कैसे गिर सकती है? अब बस, अब और नहीं। विनायक, क्या कहा तुमने? पारस अभी भी हल्के गुस्से में, यही कि वो कितनी गिरी हुई लड़की है। विनायक, नहीं, उससे पहले पारस कि उसमें लिहाज, इज्जत। विनायक, नहीं अरे वो लोग वाली बात। पारस, अच्छा वो, यही कि इतने सारे लोग
ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ के सामने तुम्हें कैसे किस कर सकती है। विनय, उसने मुझे टोटल कितने लोगों के बीच किस किया होगा। पारस सोचते हुए, यही 30-35 तो होंगे ही, पर उससे आखिर क्या फ़र्क पड़ता है। विनायक हल्की सी स्माइल करता है। वही समायरा श्वेता के घर पर बेड पर चादर ओढ़ कर लेटी हुई थी। जब भी समायरा कुछ गलत होता था वो ऐसी चादर ओढ़कर चुपचाप लेट जाया करती थी और किसी से बात नहीं करती थी। श्वेता उसे 10 बार पूछ चुकी थी आखिर हुआ क्या है, और समायरा कुछ जवाब नहीं देती है। श्वेता एक बार फिर कोशिश करते हुए, जब तुम मुझे बताएगी नहीं तब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आखिर बात है क्या। समायरा का फिर भी कोई जवाब नहीं आता और श्वेता उसकी चादर हटाकर उसको ज़बरदस्ती उठाती है। वो उसके फेस पर बाल बिखेर को ठीक करते हुए कहती है, श्वेता अब बता कि क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा। समायरा, विनायक। श्वेता गुस्से में, क्या क्या किया उस आदमी ने। समायरा, मैंने क्या। श्वेता उसे सवालिया नज़रों से देखती है। मैंने उसे किस किया। श्वेता चौंकते हुए, तूने क्या किया। समायरा होठ बाहर निकालकर बच्चों की तरह रोना सा मुंह बनाकर, वो भी पूरे ऑफिस के सामने। श्वेता क्या उससे दूर हो जाती है। हे भगवान, तेरा दिमाग घास चढ़ने गया था और अपना सर पकड़ लेती है। इसका कुछ नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता, जो करना है कर, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। और उससे दूर चली जाती है और समायरा अपने बाल नोचकर फिर से चादर ओढ़कर बेड पर गिर जाती है। शाम हो गई थी और अचानक समायरा का फ़ोन बज जाता है। चौंक जाती है समायरा फ़ोन को दूर से देखते हुए। विनायक का फ़ोन। श्वेता, इतना सब के बाद भी चैन नहीं पड़ रहा। समायरा भागकर फ़ोन उठाती है और हेलो बोली कि सामने की आवाज़ सुनकर उसकी सारी एक्साइटमेंट कहीं गायब हो गई और उसका फेस फीका सा पड़ गया। थोड़ी देर बाद उसी फीके फेस के साथ फ़ोन कट हो गया। श्वेता उसे खामोश सा देख, कौन था। पता का टाइम हो रहा था। एक टैक्सी 5 स्टार होटल के सामने रुकी जिसमें से समायरा निकलती है। वो होटल में एंटर करती है और सहमी हुई सी वो अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाती है कि उसका होटल का मैनेजर उसे देखते ही, मैनेजर, मिस समायरा। समायरा अपने बैक साइड बैग को कसते हुए, जी मैनेजर, दिस वे, और उसको लिफ्ट से 2nd फ्लोर पर ले जाता है। और जैसे वो 2nd फ्लोर को देखती है कि उस जगह बड़ी बड़ी टेबल्स लगी हुई हैं और वो जगह किसी हॉलीवुड मूवी के सीन सी लग रही थी, पर लेकिन वो जगह पूरी तरह से खाली थी। वहाँ एक बंदा नहीं था, लेकिन उसकी नज़र उस पर गई जिससे वो मिलने आई थी, मिस शेफाली अडानी। समायरा शेफाली को देख थोड़ा सहज सा महसूस कर रही थी और जैसे जैसे उसके पास जा रही थी वो उतनी ज़्यादा घबरा रही थी। शेफाली, आओ बैठो। समायरा बैठ जाती है। मैनेजर, मैं आपका कोट ले लूं। समायरा, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मैनेजर उन्हें मेनू देता है पर समायरा चुप बैठी रहती है। शेफ मेनू देकर मैनेजर से, ठीक है तो आप ऑर्डर ले आइए और आप हमें अकेला छोड़ देना। समायरा थोड़ा परेशान हो जाती है कि ये ऐसे खाली होटल में मुझे बुलाकर क्या करना चाहती है, आखिर इरादा क्या है इसका। शेफाली, ये होटल ऐसे खाली नहीं रहता है, पर तुमसे ज़रूरी बात करनी है तो कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, इसलिए पूरा होटल ही बुक कर लिया, सो रिलैक्स। तभी उनका ऑर्डर आ जाता है और मैनेजर संग सारे वेटर और वेट्रेस वहाँ से सीधे बाहर चले जाते हैं। समायरा, तुमने मुझे क्यों बुलाया। शेफाली, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। समायरा, आप मिस्टर अडानी की बेटी शेफाली अडानी हो। शेफाली, और समायरा, अडानी एम्पावरमेंट की डायरेक्टर में से एक हो। शेफाली, इसके अलावा विनायक को लेकर। मुझे नहीं पता। शेफाली, विनायक और मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। समायरा, मुझे पता है। शेफाली, मैं और विनायक शादी करने वाले हैं। समायरा, ये मुझे नहीं पता। शेफाली, थोड़ा गुस्सा उसकी आवाज़ में देखकर लगता है। और तुमने उसे सबके सामने किस किया। समायरा, तब मुझे ये नहीं पता था। शेफाली खड़ी हो जाती है और टेबल के क्लॉथ को ऊपर करके टेबल पर रखा सारा सामान उस पर उड़ेल देती है। शेफाली गुस्से से, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई विनायक के पास भी आने की। अपनी औकात मत भूलो, मेरी जूती के बराबर भी नहीं है तू, और तूने विनायक को किस किया। समायरा अंदर तक कांप जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि करे क्या। एकदम से आए शेफाली का वार से वो डर गई थी, घबरा गई थी। समायरा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था। शेफाली, तेरी वजह से विनायक को कितना बुरा भला सुनना पड़ा होगा।
तो अब इस पर क्या बोलेगी? हाँ, बोलती क्यों नहीं? समायरा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। शेफाली उसके बाल को पकड़ते हुए, अगर अगली बार उसके पास भी गई या उसके इर्द गिर्द नज़र भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? उसकी बाल झटकते से छोड़ देती है। समायरा अपना बैलेंस संभालते हुए अपने पर्स को उठाती है और उसे सॉरी सॉरी में प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कहते वहाँ से लिफ्ट के सामने आ जाती है और कांपते हुए हाथों से लिफ्ट के बटन को दबाती है। आखिरकार उसे सब समझ आ चुका था कि विनायक क्यों ऑफिस में उसे इग्नोर कर रहा था, क्योंकि वो शेफाली से शादी करने वाला है। पर उसे भी तभी लिफ्ट का डोर खुला और उसके सामने विनायक ही खड़ा था। उसे बिलीव नहीं हुआ और उसने मन में ही कहा, समायरा, अगर विनायक ने मुझसे बात की तो मैं एक बार और कोशिश करूंगी उसे मनाने की, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। विनायक ने उसे देखा, उन दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली, पर दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। और तभी विनायक ने उससे अपनी नज़र हटा ली और लिफ्ट से बाहर आकर उसके साइड से निकल गया। समायरा वहीं खड़ी रही, उसे ऐसे देख जाते वो भी चुपचाप लिफ्ट में आकर खड़ी हो गई और उसने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। एक ओस सी बूंद सा आंसू उसके गाल पर लुढ़क गया। धीरे धीरे लिफ्ट बंद होने लगी कि अचानक से एक हाथ लिफ्ट के दरवाजे को बंद होने से रोका और समायरा ने अपनी आंखें खोलकर देखा। विनायक लिफ्ट के अंदर आते हुए उसके बगल में आके खड़ा हो जाता है और उसके हाथ को थाम लेता है। एक टाइम के लिए समायरा हैरान सी हो जाती है, पर अपने भाव चेहरे पर आने नहीं देती। विनायक, मेहमान के साथ कोई ऐसे बिहेव करता है? तुम्हारे तो कपड़े ही खराब हो रखे हैं, अगर किसी ने तुम्हें ऐसे देखा तो बोलेगा। विनायक ने समायरा को देखा और उसने उसे, लोग मुंह से खाना खाते हैं, इस लड़की ने कपड़ों से खा रखा है। विनायक उससे नजरें हटा ली, पर समायरा उसके फेस को देख रही थी और देखती ही रहती है जब तक लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर तक नहीं आ गई। दोनों हाथ थामे उस होटल से निकले। उसने उसे अपनी कार में बैठाया और खुद भी उसकी बगल वाली ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। सीट बेल्ट बांधी और वहां से निकल गया। समायरा सब अनजान थी, उसे कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या होने वाला है, पर जब तक वो उसके साथ जितना टाइम बिता सकती है वो उसके साथ ही रहना चाहती है। थोड़ी देर बाद विनायक एक बड़ी सी कपड़ों की शॉप के सामने कार रोकता है और अपनी सीट पैर खोलकर बाहर ही जा रहा था कि समायरा उसे कुछ बोलते हुए रोकती है। विनायक, क्या तुम ऐसे इन्हीं कपड़ों में रहना? समायरा चुप पड़ जाती है और उसे जाने देती है। जैसे विनायक शॉप से निकला वो उसके हाथों में 8-10 कपड़ों के बैग देखती है। वो हैरान रह जाती है। समायरा कार में ही बैठे हुए, क्या क्या है ये, पूरी दुकान खरीद लाया है क्या? जैसे वो कार के करीब आया, समायरा उसके हेल्प के लिए पहले ही डोर खोल देती है और विनायक बैग्स को अंदर घुसाते हुए सारे बैग समायरा के ऊपर डाल देता है। समायरा, क्या है ये सब? विनायक कुछ नहीं बोला और कार स्टार्ट कर दी। दोनों विनायक के घर आ गए। समायरा के हाथों में सारे बैग थे। विनायक, चेंज कर लो, मैं किचन में से कुछ खाने को लाता हूँ। समायरा आज उसकी सारी बातें मानने को तैयार थी, क्योंकि आखिर में जाकर उसी भी तो अपनी बात मनवानी थी, इसीलिए वो चुपचाप चली गई। और जब कपड़े बदल कर आई तब विनायक उसकी और अपने लिए प्लेट में खाना सजाए बैठा था। समायरा, वो सब देख, क्या तुमने सब बनाया है? विनायक खाना शुरू कर देता है। समायरा एक बाइट लेती है कि उसका अजीब सा फेस बन जाता है। समायरा, ये सिर्फ देखने में ही अच्छा है, पर काम चला लूंगी। विनायक, खाकर चुपचाप चले जाना यहाँ से। समायरा, ठीक है, पर आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं पूरे ऑफिस में चिल्ला रही थी, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? विनायक उसकी बातें सुने बिना बस मजे से खाने में लगा रहता है। समायरा, क्या तुम्हारे पास जवाब नहीं है? विनायक, मुझसे दूर जाने का क्या लोगी? कितने पैसे लोगी? समायरा, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी चाहिए, दोगे? विनायक बिना हिचके, ठीक है। कुछ देर खामोशी सी छा जाती है। समायरा गंभीर सी आवाज में, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते या शेफाली की वजह से ये सब कर रहे हो? ऐसा क्या किया उस चुलकल्ली ने? उप्स, ये क्या बोल दिया, कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? विनायक, किस करोगी मुझे? समायरा चौंक जाती है। क्या? विनायक, रात बिताओगी मेरे साथ? समायरा हिम्मत करते हुए, पर क्या तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है?
फिर भी गैर औरत के साथ मेरे साथ कर पाओगे वो सब? विनायक तभी चुप पड़ जाता है। समायरा नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोग जो तुम्हें समझते हैं तुम वो विनायक नहीं हो। लोगों ने मुझे बोला कि तुम मेरे लिए सही नहीं हो, मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए और मैं दूर हो भी गई, पर मैं नहीं हो पाई। मैं पूरे टाइम तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ, पूरे टाइम मुझे सिर्फ तुम्हारे ही ख्याल आते रहते हैं और मुझे पता है तुम अभी अपने मन सोच रहे होगे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया समायरा, बहुत ज़्यादा मिस, है ना? यही सोच रहे थे ना? विनायक कुछ भी, ये दिन में ख्वाब देखना बंद करो और ज़्यादा है तो अपने दिमाग को किसी डॉक्टर को दिखाओ। समायरा अपनी बात जारी रखते हुए, और मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया और मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। सच कहो तो मैं दिन पर दिन तुम्हारे प्यार में पागल हो गई थी। विनायक को अपनी बातें याद आने लगती हैं, इतना कि अब मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, इतना कि मुझे ज़िंदगी भर तुम्हारे ही साथ रहना है और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। विनायक बस बहुत हो गया समायरा, ये मेरा जवाब है जो तुमने मुझसे टेरेस पर कहा था। मैं जा रही हूँ डफर बैग्स उठाते हुए, और ये ड्रेसेस मैं लेकर जा रही हूँ। समायरा उसके घर से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही विनायक का घर फिर से एक खामोश खंडर सा हो जाता है, पर उसका प्लान कुछ और था। वो एक बार फिर किसी को फ़ोन मिलाता है। विनायक फ़ोन पर, कल की फ़्लाइट की टिकट रेडी है, कितने बजे? अच्छा हाँ ठीक है, नहीं कोई प्लान चेंज नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ। अगले दिन प्लान के मुताबिक विनायक उसे अपनी ऑफिस का बहाना मार के होटल जा रहा था जहाँ शेफाली और वो दोनों मिलने वाले थे। सो जल्दी सुबह वो फ्लाइट के लिए निकल जाता है और बुक किए होटल रूम में पहुँच जाता है। रूम में आकर उसने सामान रखकर जैसे बालकनी में आकर उसे सामने बाहर देखने की कोशिश की, पर उसे फोकस नहीं हुआ। उसे धुंधला दिखने लगा और एक बार फिर उसका सर घूमने लगा और उसका दिमाग दर्द से फटने लगा। विनायक ने उसी पल अपने सिर को पकड़ लिया और उसके हाथ और पैरों ने काम करना बंद कर दिया। एक बार वो सब फिर शुरू हो गया। उसने बिना रिस्क लिए वो खुद को जमीन पर घिसटते हुए अपने बैग तक लगा। उसके हाथ कांप रहे थे और उसे धुंधला दिख रहा था, इसीलिए उससे अपनी बैग की चैन नहीं खुली और उसका सिर का दर्द उसे चीखने चिल्लाने पर मजबूर कर रहा था। पर विनायक फिर भी अपनी पूरी कोशिश करते हुए उसने बैग खोला, दवाइयों की डिब्बी निकाली और मुंह में भर ली, और पर अब हाल इतना बुरा था कि उससे दवाइयाँ निगली भी नहीं जा रही थी। उसने बहुत कोशिश की, तब जाकर गई, पर वो दर्द अभी भी बंद नहीं हुआ, बल्कि अब तो वो और ज़्यादा बदतर होते जा रहा था। तभी अचानक विनायक उसी हालत में सरकते बाथरूम में चला जाता है और शॉवर ऑन करके उसके नीचे ही बैठे हुए विनायक सोचते हुए, ये दर्द बंद क्यों नहीं हो रहा था? अब तक तो दर्द बंद हो जाना चाहिए था। शायद सच में इस दर्द की ड्यूरेशन बढ़ गई है और आगे और बढ़ने वाली है और ये मेरी बर्दाश्त के बाहर जा रहा है। और विनायक वहीं बेहोश हो जाता है। उसकी कुछ मोमेंट बाद ही उस रूम में समायरा अपने लगेज लिए अंदर आ जाती है। उस रूम की हालत और ज़मीन पर बिखरी दवाइयों को देख बुरी तरह घबरा जाती है और अपना सारा सामान छोड़ छाड़ कर वो अंदर आ जाती है। तभी उसे बाथरूम के फ्लोर पर पड़ा विनायक दिखता है और समायरा फटाफट से पहले शावर बंद करती है और उसे गोद में उठाकर विनायक विनायक उठो विनायक कहते हुए उसे उठाने लगती है। वही विनायक बेहोश पड़ा हुआ था। वो उसकी सारी बातें सुन तो रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि वो एग्जैक्टली क्या बोल रही है। समायरा उसके हाथ और पैरों को रगड़ रही थी, पर विनायक को कुछ होश नहीं था। वो खुद से हिल भी नहीं पा रहा था। दिन पर दिन दर्द का टाइम बढ़ रहा था और इसी वजह से आज पहले से 3 मिनट ज़्यादा लेट होश आया, और जब समायरा को सामने देखा तो इरिटेट सा होकर उसके ऊपर चिल्ला पड़ता है, विनायक आखिर तुम मुझसे दूर जाती क्यों नहीं? समायरा, विनायक अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। विनायक, तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? समायरा, विनायक मैंने कहा हॉस्पिटल चलो। विनायक, और कौन कौन है जो मेरी इस बात को जानता है? समायरा, विनायक मैं क्या बोल रही हूँ, तुम्हें इलाज की ज़रूरत है, हॉस्पिटल चलो। विनायक, क्यों मेरा मजाक बनवा रही हो सबके सामने? और मेरा मरना तय है तो मुझे तुम सब लोगों से शांति से मरने क्यों नहीं देते हो?
आंसू और गुस्से के साथ बोला, समायरा क्या तुम्हें लोगों से इतना फर्क पड़ता है, या तुमने सोच लिया है कि तुम्हें मरना है और मरने के बाद तुम्हारी मॉम, डैड, पारस, सेक्रेटरीशा, उन सब का क्या। विनायक खड़ा होकर हाथ रूम से बाहर आ जाता है, निकलो यहाँ से अभी के अभी। समायरा अगर तुम हॉस्पिटल नहीं गए मैं बता दूंगी, मैं पूरी दुनिया को तुम्हारा सच बता दूंगी। विनायक उसे बाहर करते हुए, ठीक है बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समायरा आखिर इस टाइम पर भी तुम इतनी जिद्दी कैसे हो सकते हो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, तुम बीमार हो, तुम्हें इलाज की जल्द से जल्द ज़रूरत है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। विनायक चलो प्लीज़, मैं तुमसे बोल रही हूँ, डॉक्टर के पास चलो, उसने गुस्से में कहा। पर विनायक उसकी बातें इग्नोर करके अपने रूम के दरवाजे पर धक्का मारकर अंदर चला गया और समायरा वहीं चिल्लाती खड़ी रह गई। उसकी ऐसे बिहेवियर पर वो फिर भी शांत नहीं रहती है और उस रूम के दरवाजे को खटखटाने लगती है। समायरा विनायक विनायक दरवाजा खोलो। विनायक बहुत हो गया, अब तुम बाहर आकर सीधे हॉस्पिटल जाओगे, समझे। विनायक रूम में उसकी बातें सुनते सुनते अपने गीले हुए कपड़ों को बदलते हुए कपड़े पहन रहा था और समायरा के चीखने चिल्लाने और उसकी कही किसी भी बात का 1% भी असर नहीं पड़ा, बल्कि वो तो जिस काम के लिए उस होटल में आया था वेट कर रहा था। तभी उसने नोटिस किया कि समायरा की आवाज़ें आना बंद हो गई। विनायक ने दोनों हाथों में पहनी टी शर्ट को गले से नीचे उतारा और टी शर्ट पहनकर दरवाजे को देखा। कुछ देर रुककर वो बाहर आया और उसने सबसे पहले समायरा को देखा। वो वहीं सामने पड़े सोफे पर बैठी उसी के आने का वेट कर रही थी। कुछ सेकंड तक उनकी आंखें एक दूसरे को देखती रहती हैं। समायरा की विनती भरी नजरें विनायक को कमजोर कर रही थी, पर वो भी अपनी पूरी कोशिश करते हुए कुछ न बोलकर उससे नजरें हटा लेता है कि तभी उसके डोर पर नॉक होता है और विनायक दरवाजा खोलता ही है कि उसके सामने शेफाली खड़ी थी। विनायक उसी पल ही उसे गले लगा लेता है और शेफाली समायरा को उस रूम में नोटिस करती है और उसे वहां देख विनायक की बाहें छोड़कर गुस्से से आग बबूला होकर रूम के अंदर आ जाती है। शेफाली तुम जैसी बेशरम लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, बोला था ना तुझे विनायक से दूर रहियो, उसके आसपास भी मत दिखो। और तू है। विनायक वहीं दरवाजे के साथ खड़ा, इसे मैंने बुलाया है। दरवाजा बंद करके विनायक शेफाली के करीब आ जाता है और समायरा शर्म से अपनी नजरें उससे हटा लेती है। मैंने बुलाया है कि ये मेरी बनाई विश लिस्ट को पूरा करे जो मैंने तुम्हारे साथ होने पर बनाई है। इसने मुझे सबके सामने किस किया तो मैं भी इसके सामने ही तुम्हें प्रपोज करके इसको दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और दिखाना चाहता हूँ हम एक दूसरे पर कितना विश्वास करते हैं कि उसने जो किया उससे हम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। शेफाली ओ विनायक तुम ऐसी बातों की वजह से मेरे फेवरेट हो और मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन बनने वाला है। तो क्या क्या करने वाले हो और तुम्हारी विश लिस्ट क्या है। विनायक ये तो सरप्राइज़ है। शेफाली विनायक प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। विनायक अरे अभी नहीं मेरी जान, थोड़ा वेट करो, सब तुम्हारे लिए ही तो हो रहा है और कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। शेफाली वैसे तो मैं जो भी चाहिए होता है उसके लिए जरा सा भी वेट नहीं करती, पर अब जब तुम साथ हो तो मुझे वेट करने में भी मजा आएगा। विनायक ये हुई ना कुछ बात और विनायक उसे एक बार फिर गले लगा लेता है। समायरा खड़ी उनकी बकवास सुनती रहती थी और तेज नजरों से उन दोनों को देखती है। विनायक शेफाली को बाहों में ले, हे बैग। समायरा क्या। विनायक मैंने कहा बैग्स। समायरा उसे आंखें घूमकर उसे अनसुना करने लगी कि विनायक शेफाली से दूर होकर उसे खींचते हुए शेफाली के लाए सामान तक ले आता है। विनायक भुएं ऊपर करते उठाओ। समायरा नहीं झुकती। विनायक गुस्से से उसकी तरफ फुसफुसाता है, अगर आज तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर मैं भी नहीं मानूंगा, फैसला तुम्हारे ऊपर है। समायरा उसे कंफ्यूज लुक में देखती है और बैग्स को उठा लेती है। विनायक ब्लैंक फेस के साथ, अब सारा सामान चुपचाप ढंग से अंदर रख देना और थोड़े ढंग के कपड़े पहनकर नीचे आना, बहुत काम है तुम्हारे लिए। विनायक पूरे टाइम उससे नौकरों की तरह काम कराता है, हर बात के लिए समायरा को पॉइंट कर देता है। जैसे जब वो होटल में खाना खाने बैठे तो टेबल उन दोनों की कपल पिक्चर किसने क्लिक की, समायरा ने। शॉपिंग करते टाइम उन दोनों के बैग्स किसने उठाए, समायरा ने।
मूवी टाइम पर उस भीड़ भाड़ वाली लाइन में लगकर उन दोनों के लिए टिकट लेने गई और बाद में विनायक के अरे यार कभी मूवी के हाथ पॉपकॉर्न नहीं खाए क्या, तो वो कौन लाएगा कहने पर वो दूसरी बार उस भीड़ वाली लाइन में कौन गया। समायरा रात हो रही थी, अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था और समायरा थकान से पागल हो रही थी, उससे भी ज़्यादा इस बात से कि विनायक शेफाली को उसी के सामने प्रपोज करने वाला है। क्या सच में वो उस पर इतना गिव अप कर चुका है। ये सब सोचकर समायरा शेफाली जो प्रपोज होने के लिए पार्लर में तैयार हो रही थी वो उसे वहीं छोड़कर रूम में वापस आ जाती है। समायरा का मन तो भागने का कर रहा था पर उसे खुद से ज़्यादा विनायक की चिंता थी क्योंकि उसकी हालत विनायक की सिचुएशन के सामने तो कुछ भी नहीं थी। रूम में कोई नहीं था इसीलिए वो बेखौफ रूम के एंटर हुई और 2 कदम ही चली थी कि तभी उसने विनायक को नोटिस किया। जिस रूम में शेफाली और विनायक रुकने वाले हैं उसी रूम में बेड के ठीक सामने रखी उसकी बुक की अलमारी पर वो स्पाई कैमरा फिट कर रहा था। ये देखकर समायरा शॉक्ड हो गई और उसका दिल ही दहल गया। उसने मिनट नहीं सोचा कि विनायक क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कुछ नहीं सोचा और बस वो सीधे विनायक के पास गई और उसके पास आकर उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। समायरा तेज आवाज में, तुम इतने गिर सकते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था एक लड़की के साथ ये सब करते हुए, तुम्हें शर्म नहीं है, एक बार भी हाथ नहीं कांपे, अरे एक बार भी दिल ने मना नहीं किया। हाँ विनायक कुछ नहीं बोला। समायरा नकली हंसी से बोली, अरे हाँ तुम्हें क्यों आएगी, ये पहली बार थोड़ी है, तुम्हें तो कुछ फील ही नहीं होगा। छी घिन आती है मुझे खुद से कि मैं इस आदमी से प्यार कर बैठी थी, इस आदमी की फ़र्क थी, अब तो सच में तुम्हें मर ही जाना चाहिए। शेफाली ये सब क्या हो रहा है। वहीं पर खड़ी शेफाली बोली तो विनायक बात पलटते हुए बोला, विनायक ओ लुक एट यू बेब, तुम कितनी सुंदर लग रही हो, कहीं तुम्हें किसी की नज़र न लग जाए। समायरा इरिटेट होकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी विनायक उसे रोकते हुए, विनायक हे कहाँ जा रही हो। समायरा ने बिल्कुल नहीं सुना और ना ही उसकी तरफ देखा, चलती चली गई। शेफाली ये देख आंखें मटकाते हुए, अरे सुना नहीं तुमने, विनायक तुम्हें बुला रहा है, काम अच्छे नहीं आते तो बेहद से ठीक से तो कर लिया करो। एनीवे पहले मुझे अपने उस लुक में अपनी पिक्चर क्लिक करानी है। विनायक ऑफ कोर्स, इतनी सुंदर लग रही हो तो फोटो तो बनती है ना। ओए वो कैमरा वो रहा, जल्दी। समायरा कैमरे के पास जाने लगती है। उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि वो उन दोनों की बातें मान क्यों रही है जबकि उसे विनायक की सच्चाई पता चल चुकी है। फिर भी यह शायद उसे विनायक पर अभी भी विश्वास है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो विनायक पर पूरी तरह से सच्चा विश्वास करती थी। विनायक मैम साहिबा की अच्छे से फोटो खींचना। समायरा कैमरा नीचे कर ब्लैंक फेस के साथ उसे देखती है। विनायक हिचकते हुए, हाँ ठीक है, मैं तो बस कह रहा था कि अच्छे से फोटो लेना, वैसे ना भी लो तो भी वो पहले से ही बहुत सुंदर है। विनायक शेफाली की तरफ आंख मारते हुए कहता है जिससे वो शर्मा कर हंस देती है और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। समायरा को उन दोनों को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी समायरा बुरा सा मुंह बनाते हुए स्माइल कर देती है। शेफाली विनायक को खींच कर लाती है और दोनों मुस्कुराते फोटो क्लिक कराने लगते हैं कैमरे के पीछे। समायरा गुस्से से मरी जा रही थी और बेमन से फोटो क्लिक करते करते एकदम से कैमरा झटकते हुए समायरा गुस्से से बोल पड़ती है, समायरा बस बहुत हो गया। विनायक उसकी बात काटते हुए, सही कहा तुमने, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। शेफाली एग्जैक्टली, जल्दी करो जो भी करना है, मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, आखिर क्या होने वाला है। 1 मिनट, उससे पहले मैं अपना टचअप कर लेती हूँ। समायरा इरिटेट होकर, मैं जा रही हूँ यहाँ से। विनायक एक गहरी सी आवाज़ में, बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और देख लो जो भी तुम्हें मैं दिखाना चाहता हूँ, फिर तुम्हें सब समझ आ जाएगा, विश्वास करो मुझ पर। विनायक के शब्द सुनकर समायरा उसकी आंखों में झांकती है और उसे सच्चाई नजर आती है, पर उस टाइम विनायक की सच्चाई समायरा के गुस्से के सामने छोटी हो गई थी, इसीलिए वो उस पर विश्वास करके भी नहीं कर पा रही थी। समायरा बकवास कर रहे हो तुम हमेशा ही बकवास करते रहते हो, तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, पर आज नहीं, आज मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगी। ये सुनकर अचानक विनायक के फेस के एक्सप्रेशन ब्लैक फेस में बदल जाते हैं और वो उसी फेस के साथ समायरा के बाँह को जोर से पकड़ा और खींच से बालकनी के पास रखी उनकी टेबल तक ले आता है और उसके हाथों में कैमरा थमा देता है।
विनायक समायरा के ऊपर चिल्लाते बोलता है, पकड़ो इसे। समायरा फिर भी नहीं पकड़ती। पकड़ इसे। और फिर से चिल्लाया, और हर मोमेंट की फ़ोटो चाहिए, समझी। विनायक इतनी ज़ोर से बोला था कि उसकी आवाज़ पूरे रूम में गूंज गई थी और एक टाइम के लिए समायरा कांप गई, पर वो भी अपने लफ्ज़ों को खींचते बोली, समायरा बिल्कुल भी नहीं, अब तुम जो बोलोगे मुझे कुछ नहीं करना है। विनायक डेविल सी स्माइल करता है और उसके कान के पास आते हुए डेविल सी आवाज़ में बोला, विनायक अच्छा कोई नहीं, पर अगर तुम्हारे कदम यहाँ से हिले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हर एक शब्द पर समायरा की आंखें बड़ी होती जा रही थी कि तभी डोर खुलने की आवाज़ आई और शेफाली बाहर आई। शेफाली बालकनी के पास कपल्स टेबल थे। ओह माय गॉड विनायक, ये क्या है? इट्स सो ब्यूटीफुल। क्या ये सच में तुमने किया है? तभी विनायक उसकी तरफ की कुर्सी को पीछे करते हुए उसे बैठने का इशारा करता है और जैसे ही वो बैठती है वो भी आकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं, शेफाली रोमांटिकली। अब समायरा इधर फोटो क्लिक, विनायक ड्रिंक। विनायक ने वाइन की बोतल उठाकर 2 ग्लासों में वाइन करी और ग्लास उसके हाथ में थमा देता है कि तभी दोनों चीयर्स करते हैं और उस होटल की लाइट चली जाती है। शेफाली, व्हाट द हेल, ये क्या बकवास है? इतना अच्छा चल रहा था सब, अभी होना था क्या ये? विनायक, हे यू। समायरा नहीं सुनती। ओए तुम, हाँ तुमसे बोल रहा हूँ, जाओ देख कर आओ कि क्या हो रहा है और लाइट कब तक आएगी, जल्दी जाओ। समायरा कुछ पल खड़ी रही, पर फिर पता नहीं क्यों उसके पैर अपने आप उस जगह से जाने लगे। उसका मन ही नहीं किया कि कुछ देर और वहाँ रुके। शेफाली ने मुंह में डेविल सी स्माइल करी और समायरा के जाते ही मुंह फाड़ फाड़ कर हंसने लगती है। विनायक उसकी तरफ स्माइल करते हुए, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? शेफाली, कुछ नहीं, बस लग रहा है तुम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। विनायक, अच्छा वो समायरा ने वो सब किया तो भी मैं तुम्हें इतना अच्छा लगने लगा? फिर तो मुझे और ज़्यादा उसे टॉर्चर करना चाहिए, फिर हम और ज़्यादा करीब हो जाएंगे, है ना शेफाली? बल्कि मुझे तो दया आ रही है बेचारी पर, हाल तो देखो उसका। विनायक वाइन की सिप लेते हुए, वैसे इसके पीछे भी एक कहानी है। शेफाली क्या इंटरेस्ट के साथ टेबल पर दोनों हाथ रखकर अपने मुंह को उन हाथों पर टिकाकर उसकी बातें सुनने लगती है। विनायक जब स्कूल में थी तब एक बाइक वाले ने इसी के सामने इसकी मॉम के ऊपर बाइक चढ़ा दी थी और वहीं उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। सुनने में आता है कि वो बाइक वाली थी, मतलब वो एक लड़की थी। शेफाली को धीरे धीरे याद आने लगा और उसने अपने हाथ टेबल से हटा लिए। जब ये बात पुलिस तक आई और इन्वेस्टिगेशन हुआ तो किसी नए वकील ने आके सारा केस ही पलट दिया और बेगुनाह आदमी को मुजरिम ठहराकर उसे सजा दिलवा दी और केस को बंद कर दिया। विनायक उसकी तरफ स्माइल करते हुए, क्या हुआ शेफाली? कुछ नहीं, बस। शेफाली के हाव भाव बदलने लगे, उसका फेस फीका पड़ने लगा और घबराहट से उसके हाथ ठंडे पड़ने लगे। विनायक ने बोलना जारी रखा, उसने अकेले में पूरे 7 दिन तक प्रोटेस्ट किया। जिस सड़क पर एक्सीडेंट हुआ वहाँ के एक एक घर पर जाकर इसने सबसे बात की, पोस्टर लगाए और बड़े से बड़े वकीलों से बात की, पर आखिर में उसके पास पैसे खत्म हो गए और वो इस जगह को छोड़कर यहाँ से चली गई। खास बात क्या है, विनायक ने अपने कोट से लाइटर निकाला और टेबल पर रखी कैंडल को जलाना शुरू कर दिया। इसे अभी तक उसे इंसाफ नहीं मिला। तभी कैंडल की लाइट शेफाली पर पड़ी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे चोर की चोरी पकड़ी जाती है। उसका मुंह पीला और पसीने से लथपथ हो गया। उसका फेस देखकर कोई भी बता सकता था कि उसकी हालत खराब हो रही थी। विनायक जानकर अनजान बनते हुए, क्या तुम ठीक हो? शेफाली कांपते हुए शब्दों से बोली, हाँ। उसने वाइन का पूरा ग्लास को एक सांस में गले से उतारा और खुद की घबराहट को छिपाते हुए सीधी बैठ जाती है। विनायक उसकी तिलमिलाए हालत जो देख कर भी अपनी बात जारी रखते हुए, सच में कितना बुरा होता होगा ना खुद की आंखों के सामने अपने माँ या बाप को खोना, और मैं तो उस बाइक वाले
बाइक वाले के बारे में सोच रहा हूँ। आखिर ऐसे लोग कैसे एक्सीडेंट करके भाग सकते हैं। मैं होता तो खुद को जिंदगी भर माफ़ नहीं कर पाता। वैसे तुम उस रात होती तो तुम क्या करती? शेफाली जितना ठीक लगने की कोशिश कर रही थी, विनायक उसे अपने शब्दों से उतना ज़्यादा टॉर्चर करते हुए उसकी कोशिशों को उतना ज़्यादा तोड़ रहा था और उसे मजबूर कर रहा था। अचानक शेफाली उठी और चलते हुए, सॉरी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो हम बाद में कभी इस चीज़ को पूरा कर लेंगे। शेफाली अपना पर्स उठाकर जा ही रही होती है कि तभी उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी कि तभी विनायक उसे संभालते हुए उठा लेता है। विनायक, क्या तुम सच में ठीक हो? क्योंकि मुझे तो शेफाली, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। तभी समायरा वहाँ वापस आई। समायरा, बाहर की हर जगह की लाइट आ रही है, पता नहीं इस रूम का पावर कट क्यों हुआ, पर जो भी है वो लोग जल्दी ठीक कर देंगे। विनायक सिप लेता है, लाइट्स ऑन, और लाइट आ जाती है। ये देख समायरा कुछ समझ नहीं पाती। विनायक अपनी तरफ से खड़ा हुआ, समायरा यही है जिसने तुम्हारी मॉम को तुम्हारे ही सामने सड़क पर उस रात टक्कर मारी और वहां से भाग गई। इसी ने ही खुद को बचाने के लिए तुम्हारी मॉम के केस को बदल दिया और इसी की वजह से आज भी तुम उससे अपनी मॉम के कातिल को ढूंढने में लगी हो। ये सब शेफाली ने किया है। शेफाली, कुछ भी बकवास करोगे तो क्या सच हो जाएगा? और तुम्हें पता नहीं है मेरे डैड कौन है? अगर उन्हें पता चला तो विनायक, इसी तरीके से केस को बदल दिया था ना तुमने, और ऐसे सब मुंह बंद करा दिए थे जिससे तुम्हारा नाम बाहर ना आए, और इसीलिए तुम 4 साल से इंडिया से बाहर चली गई थी, है ना? शेफाली, चुप 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 हो जाओ, कुछ भी बकवास कर रहे हो। विनायक, मैं कह रहा हूँ यही है तुम्हारी मॉम की किलर, जिसकी वजह से तुम्हारा ये हाल है। इसी ने किया है। शेफाली के सब्र का बांध टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल करते हुए जोर से चिल्लाती है। शेफाली, हाँ किया है, हाँ मैंने ही किया है। उस रात 10 बजे के करीब उस शांत सड़क पर मैंने ही अपनी स्पोर्ट्स बाइक से इसकी माँ को टक्कर मारी थी। तो क्या जेल में डालोगे मुझे? पुलिस बुलाओगे? उससे पहले ये सुनो, क्या ये सब मैंने अकेले कर लिया? चलते केस के बीच में मिस्टर इंद्रेश का आना, मुजरिम सबूत, बाइक बदलना, नहीं बल्कि ये सारा प्लान था। सब कुछ तुम्हारे पापा का प्लान था, मिस्टर राजेश आहूजा। उन्होंने ये सब खेल रचा। उन्होंने मिस्टर इंद्रेश को इस केस में इन्वॉल्व किया। तो अब भी मुझे जेल भेजोगे? देख लो, अगर मुझ पर कीचड़ उछालोगे ना तो तुम्हारे बाप भी काले होंगे। विनायक बेखौफ बोला, मंजूर है, पर तुम्हें तो सलाखों के पीछे डलवा कर ही रहूँगा। शेफाली नकली हंसी से बोली, कहना आसान है विनायक, पर करना बहुत मुश्किल है। विनायक वहीं एक शेल्फ पर लगे कैमरा को निकालकर शेफाली को देते हुए गुस्से से कहता है, विनायक जो भी हो, पर मेरे मरने से पहले तो तुम जेल में ही होगी, और ये भी मेरी विश लिस्ट की पहली विश है। इस पूरे टाइम में समायरा से एक शब्द नहीं बोला गया। उसे पता ही नहीं था कि विनायक पूरे टाइम उसकी ही हेल्प में लगा हुआ था, और उसकी माँ को मरने वाली लड़की और कोई लड़की नहीं थी, शेफाली थी। वो पूरी तरह से हिल चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे टाइम चाहिए था इस सबको अच्छे से समझने के लिए। शेफाली, देख लूंगी तुम सबको। विनायक, हाँ पहले यहाँ से तो निकलो और आराम से आना, पुलिस आ रही है तुम्हें लेने, थोड़ा उनका वेट कर लेना, बड़ी गाड़ी में लेने आएंगे, मजे आ जाएंगे तुम्हें। शेफाली गुस्से से विनायक को देखती है और विनायक उसके तरफ स्माइल कर रहा होता है। वहीं समायरा सब समझने की कोशिशों में लगी हुई थी, पर उसका दिमाग कुछ समझने की हालत में नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर समायरा के साथ क्या होगा? क्या विनायक समायरा से शादी करेगा या फिर समायरा को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा? देखने के लिए देखिए इस कहानी के अगले भाग में। इसी तरह की प्यार भरी कहानी देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।